नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के भाग 14 में। इस 14 पार्ट में हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब कोई अच्छा कम्युनिकेटर बन जाता है तो उसकी इच्छा रहती है कि वो जब स्टेज से बोले तो लोग उसे ध्यान से सुने और उसकी बात सुनकर जोरदार तालियां बजाएं। तो आइए सीखते हैं पब्लिक स्पीकिंग की उन सभी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में जिससे आपके लिए भी लोग बजाएंगे तालियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 14 की। जब मैं बात करता हूं पब्लिक स्पीकिंग की, तो देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है लोगों के बीच में आप कोई भाषण दे रहे हैं या किसी विशेष टॉपिक पर उनसे बात कर रहे हैं जहां लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। अब जब लोग आपको सुनने के लिए आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इतना बढ़िया अपना स्पीच जो है डिलीवर करें कि लोगों को आनंद आ जाए। जब वो वहां से जाएं तो कहें कि मजा ही आ गया। लेकिन ये सब कैसे होगा, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस किसी के लिए भी बोलने जा रहे हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अपने दर्शक को समझें। अब अपने दर्शक को समझने का क्या मतलब है? आपको उसको समझने के लिए ना कुछ पैरामीटर्स पे, कुछ पॉइंट्स पर उसे परखना चाहिए। सबसे पहला पैरामीटर हो सकता है एज ग्रुप। अगर आप बात कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो 15, 16, 17 साल के हैं, या आप बात कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो 30 साल से ज्यादा या 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो उनके तजुर्बों में फर्क होगा, उनकी समझने के तरीके में भी फर्क होगा। और यह फर्क आपको अपनी स्पीच में जो आप बोलने जा रहे हैं उसमें भी रखना पड़ेगा। साथ ही साथ इन लोगों की पढ़ाई में, एजुकेशन में, रख रखाव में, इनकी जो कहते हैं ना अपब्रिंगिंग जो हुई है, इनकी परवरिश जो हुई है, इस सब में भी फर्क होगा। उस फर्क को अगर आप समझ जाएं तो उसके अनुसार आप अपनी बात को रखने का तरीका बदल सकते हैं। छोटे बच्चों को बात समझानी है, उसको समझाने का तरीका थोड़ा मजेदार होना चाहिए, किस्से कहानियों से भरा होना चाहिए। वैसे किस्से कहानियां सभी को पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को विशेष तौर पर किस्से कहानियों के माध्यम से बात समझना अच्छा लगता है। वहीं दूसरे जो बड़े लोग होते हैं उनको तर्क के साथ कोई डेटा आप दें, कोई ऐसी रिपोर्ट, रिसर्च के साथ आप बात को समझाएं जिससे उन्हें वो बात तथ्यात्मक लगे। जो भी आप समझाना चाह रहे हैं, आपकी बात में उनको दम नजर आएगा। तो आप किसे एड्रेस कर रहे हैं, मतलब आप किसे संबोधित कर रहे हैं, उसके अनुसार दर्शक की समझ होगी तो उसके अनुसार ही आप अपनी स्पीच में कुछ नए तत्वों को जोड़ पाएंगे। दूसरा, अपना पर्पस डिफाइन करें। जो भी आपका उद्देश्य है, आप क्या कहने के लिए स्टेज पर चढ़े, क्यों आपने इस माइक को पकड़ा है और क्यों लोग आपको सुने, यह उद्देश्य आपको भी पता होना चाहिए। तो जब आपका पर्पस आपको क्लियर होगा तो आप सही स्पीच डिलीवर कर पाएंगे। फिर सबसे खास चीज, ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। जो भी आप बोलने जा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि आप अच्छा बोलते हैं तो आप किसी भी विषय पे लगातार बोलते रहेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। आप उसमें कुछ ना कुछ रिपीटिशन होने लगेगा, चीजें जो है वो पलट पलट कर आप एक ही बात को दोहराने लगेंगे। वो थोड़ा आपकी स्पीच को बोरिंग कर देगा, लोगों को आनंद नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पहले मिनट की शुरुआत से पहला 1 घंटा या 2 घंटे की स्पीच है उसके अंत तक आपके साथ जुड़े रहें, तो आपका कंटेंट जो है, जो कि आपकी सामग्री है जिस पे आप बोलने वाले हैं, उसको आप इतना मजबूत रखिए, उसको एक सिलसिलेवार तरीके से जमाइए, उसको संगठित करिए, और तभी जाके कहीं आपका पूरा जो स्पीच है, वो जो भाषण आप देने जा रहे हैं, वो जो सेमिनार सेशन आप लेने जा रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। साथ ही साथ सबसे खास चीज जो मैं मानता हूं कि आपने सब कुछ कर लिया, दर्शकों को भी समझ लिया, आपको यह भी पता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस बारे में बोलने वाले हैं, आपने अपना कंटेंट, सामग्री जो है वो सारी इकट्ठी कर ली, उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च कर ली। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस कमजोर रह गई तो इन सब चीजों को इकट्ठा करने का, इनको अपने साथ लेके चलने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आप नियमित रूप से अभ्यास करें। हो सकता है कि आप जब बोलने लगेंगे तो थोड़ी देर बाद आप भूलने लगेंगे, थोड़ी देर बाद आप कहीं अटक जाएंगे। तो इन सब चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं तो अकेले में उस स्टेज पे जाने से पहले, उसके 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, जितना आप अभ्यास कर सकें वो अभ्यास आपको करना चाहिए। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो एक इंसान को कौन परफेक्ट बनाता है? उसको बनाती है उसकी प्रैक्टिस परफेक्ट। तो आप सुनिएगा, वर्क ऑन योर डिलीवरी। आप किस तरीके से डिलीवर करेंगे,
आप हिंदी का कितना इस्तेमाल करेंगे, कुछ अंग्रेजी के शब्द भी होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, उसके और आपके बीच में किसके, जो आपका विजुअल प्रेजेंटेशन है, जो एक पीपीटी आपने बनाई है, जो स्लाइड्स आप इस्तेमाल में लेने वाले हैं, उस स्लाइड, उस प्रेजेंटेशन और आपके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन, एक तालमेल सही होना चाहिए। इधर आप स्लाइड बदल रहे हैं, बात किसी और चीज के बारे में हो रही है, तो ये चीज गड़बड़ से बचना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए, अपनी डिलीवरी पे काम करिए। और जब बोलेंगे, बहुत सारे लोग सामने सुनने के लिए बैठे हैं, और कई बार ऐसा होता है हमें ऐसे दर्शक में मिल जाते हैं जो ना बात सुन तो रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों को देख के ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद इनको बात समझ में नहीं आ रही है, या वो अपने चेहरे से कोई हाव भाव प्रदर्शित ही नहीं करते। तो ये जो स्पीकर है उसको थोड़ा सा तनाव में ला सकती है बात। तो ये चीजें भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को, दर्शक को अपनी स्पीच के साथ, अपने भाषण के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे आप कुछ ऐसी ट्रिक्स लगाएं कि वो आपके साथ जुड़ने को मजबूर हो जाए। लेकिन ये सब चीजें तभी होंगी जब आप अपने तनाव पर कंट्रोल कर सकेंगे। जो भी तनाव हो जाता है, कभी कभी घबराहट हो जाती है, मैंने देखा है शुरुआत में जब लोग चालू करते हैं, जब पब्लिक स्पीकिंग में एंटर करते हैं, वो इस फील्ड में आते हैं, तो स्टेज पे जाने पे लोगों ने बोला कि मेरी आवाज ही रुक गई, मेरे पैर कांपने लगे। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? उस तनाव की वजह से, जो कि आपके सामने इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं उनके कारण आपको मिलता है। कभी कभी ये आपकी कमी जो होती है तैयारी में, उसके कारण भी ये तनाव आपको मिलता है। तो तैयारी तो हमें भरपूर करनी ही है, और तनाव मुक्त रहने के लिए कुछ बातें जो हैं मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। पर याद रखिए, आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। तो मैं कभी कभी क्या करता हूं, जब स्टेज पे जाना होता है उससे पहले कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं, खुद का भी देख लेता हूं, किसी और अच्छे स्पीकर का भी देख लेता हूं, या फिर मैं कोई एक ऐसा जोशीला जबरदस्त गाना सुनता हूं जिससे मेरे अंदर जोश जाग जाता है, और मैं प्रैक्टिस जबरदस्त करता हूं, वो भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो ये सारी बातों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होने से कोई नहीं रोक सकता। जब बात चल रही है ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने की, तो उसके लिए कई तरीके हैं। आप उनसे उचित सवाल पूछ सकते हैं। अब इतने सारे दर्शक हैं तो सबसे तो सवाल पूछा नहीं जा सकता, तो सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें एक साथ बहुत सारे लोगों की हां निकल कर आए, या उन लोगों की ना निकल कर आए, या फिर जो भी आप बुलवाना चाहते हैं कि बोलो हां, तो वो एक साथ हां बोलें। वो कोई ना कोई ऐसी बात आप घुमा के लाइए कि उनको बोलने पे मजबूर होना पड़े। एक और काम किया जा सकता है कि जब हम अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपने पीछे कुछ ऐसा डायलॉग अपना बनाइए कि अपने पीछे पीछे उनको दोहराने के लिए बोलें कि ठीक है, मैंने बोला जब रूट अच्छी होगी, रूट मतलब जड़ें, जब रूट अच्छी होगी तभी तो फ्रूट अच्छा होगा। फिर मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं, बताओ रूट अच्छी होगी तो क्या अच्छा होगा? तो सब एक साथ बोलते हैं फ्रूट अच्छा होगा। तो इस तरह से आपने अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ लिया, और अगर आप ये कर पाए, ये कला आप सीख गए, तो मान लीजिए फिर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब सर्वश्रेष्ठ पब्लिक स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। विजुअल एड्स यूज करिए, दृश्य सहायक साधनों का बुद्धिमत्तापूर्व उपयोग करिए। आमतौर पे आपने देखा होगा, अगर कभी किसी सेशन को अटेंड करने के लिए गए हैं तो लोग अपना प्रेजेंटेशन बना के लाते हैं, और इतना सुंदर प्रेजेंटेशन होता है कई लोगों का कि उसको देखने भर से ही बात को समझने में आसानी हो जाती है। तो ये दृश्यात्मक तत्व हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? जिससे कि बातों को समझने में आसानी हो। तो अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाइए। कुछ लोग अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ ऐसी चीजों को भी लेके आते हैं जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जोड़ देती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है जिससे कुछ प्रयोगात्मक बात हम समझा सकें। जैसे कि मेरा एक कार्ड की एक एक्टिविटी है, तो मैं उसके साथ कार्ड लेके जाता हूं, दर्शकों में कार्ड बढ़ जाता है, फिर वो एक अलग अलग रंग के जो कार्ड होते हैं उनके साथ हम एक गेम खेलते हैं। तो इससे होता क्या है, आप कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जोड़ लेते हैं अपनी स्पीच में कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उनकी जो भागीदारी है, उनकी जो भागीदारी है, उसको बढ़ाया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बोलेंगे, कभी भी आप किसी के साथ बातचीत करें, उसका खास तत्व क्या होना चाहिए? सच्चाई से बात करिए जितना। और खासतौर से पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, जब आप स्टेज से बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं तो वहां बहुत बुद्धिमत्ता वाले लोग बैठे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बैठे हैं। अगर आप गोलमोल बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, तथ्यात्मक बात नहीं होगी, मनगढ़ंत बातें करेंगे, अगर मनगढ़ंत कुछ सुनाना है तो कहानी सुनाइए,
कह के सुनाइए कि मैं एक कहानी सुनाता हूं, तो वहां माना जा सकता है कि आप कुछ मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप कोई बात रखें, कुछ समझाना चाहते हैं, किसी बात का एक कंक्लूजन निकल के आता है, मतलब आप उसका एक निष्कर्ष निकल के उनके साथ साझा करना चाहते हैं, इन सभी बातों को बताने में सच्चाई सबसे बड़ा तत्व है जो आपकी बातों में होना चाहिए। तो सच्चे रहिए, बिल्कुल उन्मुक्त भाव से बोलिए। जब सच्चे रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की घबराहट भी नहीं होगी। झूठ बोलने के दौरान घबराहट होती है, गोलमोल करने के दौरान घबराहट होती है। फिर हैंडल क्वेश्चंस इफेक्टिवली, प्रश्नों को प्रभावी ढंग से संभालें। देखिए, जब बोलेंगे, लोग सुनेंगे, तो उनके मन में कोई ना कोई सवाल भी आएगा, तो तैयार रहिए। और आप अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि इस बात को जब मैं बोलूंगा तो हो सकता है भीड़ में से, दर्शक दीर्घा में से कोई हाथ खड़ा करे और कोई सवाल पूछ ले। तो अगर आप पहले ही सवाल को भांप लें तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जब अचानक से कोई सवाल आपके सामने आ जाए तो घबराइए मत। उस सवाल को, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, यही आपका सवाल है, इस तरह से दोहरा लीजिए। तो इस दौरान आपको अपने दिमाग में उस सवाल का जवाब तैयार करने में मदद मिलेगी। घबराए बिना अगर आपने उस समय पे बहुत अच्छे से उस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं मान के चलता हूं वहां बैठे तमाम लोगों पे ऐसा जबरदस्त प्रभाव आपका जाने वाला है, वो आपको बेस्ट पब्लिक स्पीकर उसी क्षण मान लेंगे। सीक फीडबैक। जब भी आप कोई बातचीत कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसके बाद चुनिंदा लोगों से आप फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, या बाद में जिन लोगों से आपकी बातचीत हो उनसे आप बातों बातों में पूछ सकते हैं, अच्छा आपको कैसा लगा, इसके बाद आपको अंदर से कैसा एहसास हो रहा है, क्या कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया, क्या नॉलेज आपकी बढ़ गई। तो इस तरह का फीडबैक लें। और अगर आपको कोई नकारात्मक नेगेटिव फीडबैक दे तो उस पर आपको परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। उस नेगेटिव फीडबैक को भी पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि वो आपके अंदर सुधार की गुंजाइश को दिखाता है। तो जब कभी भी आपको ऐसा नेगेटिव फीडबैक मिले, उससे बड़े तरीके से, वो कहे आपको उसको बात नहीं समझ में आई आपकी, या ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आप उससे बड़े तरीके से पूछ सकते हैं, इसमें आपको क्या चीज थी जो बुरी लगी, क्या कारण था, क्या हो सकता था इससे बेहतर। तो ऐसा कोई फीडबैक, प्रतिक्रिया आपको मिलती है तो उसे सहर्ष स्वीकारिए। इससे आप बेहतर स्पीकर बनेंगे। जितनी बार आप फीडबैक को अपने जीवन में उतारेंगे, प्रतिक्रिया को लेंगे, उतनी ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। फिर पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप्स को, सार्वजनिक भाषण समूह को ज्वाइन करिए, उनमें शामिल हो जाइए। ऐसे कई सारे ग्रुप आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी आपको मिलेंगे, जहां पर लोग किसी न किसी जूम मीटिंग के माध्यम से आपस में एक दूसरे से निष्कर्ष करते हैं। या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम समय समय पर आपके शहर में जरूर होते होंगे, जहां पर कोई ना कोई स्पीकर आता है, बहुत सारे स्पीकर एक साथ ग्रुप डिस्कशन के लिए इकट्ठे होते हैं। या आपको अपनी निजी जिंदगी में जो भी लोग अच्छे स्पीकर लगते हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, जिनको बोलने की कला है, उनके साथ समय बिताइए। उनके साथ जब आप समय बिताएंगे तो आपको अलग अलग तरीके से बोलने का जो एक हुनर होता है वो सीखने को मिलेगा। कई तरह की ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी। तो याद रखिए दोस्तों, जैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, लगभग वैसा ही हम खुद भी बन जाते हैं, उसी का एवरेज हम बन जाते हैं। तो ये आप जीवन में याद रखें। अगर अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपके आसपास ऐसा नहीं कि आप सिर्फ खुद ही सर्वश्रेष्ठ स्पीकर हैं और बाकी सब लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो आपको ऐसे ढूंढने चाहिए जो अच्छे स्पीकर हो, उनके साथ रहिए। आगे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो पब्लिक स्पीकिंग है, ये पी से स्टार्ट होता है, और इस पब्लिक स्पीकिंग में 3 पी हैं। पहला है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? तैयारी। वो जो आप तैयारी करते हैं ना पूरी की पूरी स्टेज पे जाने से पहले। फिर है प्रैक्टिस। उस तैयारी का ही अहम हिस्सा है ये प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब तक करनी चाहिए जब तक आपके अंदर से आवाज ना आ जाए कि अब मैं तैयार हूं पूरी तरीके से, अब मैं स्टेज पे आग लगा दूंगा। मतलब आग नहीं लगानी है, लेकिन इतना जबरदस्त उसको कर दूंगा कि वहां प्रज्वलित होगी आपकी ज्ञान की आग। और फिर तीसरा है परफॉर्मेंस। बेहतरीन परफॉर्मेंस दीजिए, बिना डरे दीजिए। अगर कहीं कुछ भूल भी जाएं तो आपको पता है कि आप भूल गए, सामने वाले को कभी एहसास मत होने दीजिए कि आप कुछ भूल गए। आगे की बात के साथ उसे जोड़ते हुए नई बात को कुछ लेकर आइए। लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करिए। उनका इंटरेस्ट जो है, अगर उनका मनोरंजन, हर वक्त ऐसा जरूरी नहीं कि आप उनके मनोरंजन पे ही ध्यान दें। हम हंसी मजाक की करने लगे हैं कि सारे टाइम कुछ हास्यास्पद बात चल रही है, नहीं। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक ठीक है, लेकिन जब विषय जैसा हो उसके अनुसार आपको परफॉर्म करना चाहिए।
अब मैं आपसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो पब्लिक स्पीकिंग में गैर मौखिक बातें हैं, उन पर ध्यान देने के लिए बोलूंगा। उसमें सबसे पहला आता है आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क। देखिए, ये तो कहा ही जाता है कि अगर आप आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते, इसका मतलब या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आप में कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की कमी है। तो जब हम आंख में संपर्क करते हैं तो उस संपर्क से आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। तो आंखों का संपर्क बड़ा महत्वपूर्ण है पब्लिक स्पीकिंग में। फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात प्रेम से बतानी होती तो थोड़ी मुस्कुराहट होती, कोई बात जोर देके बतानी होती तो आंखें ऐसे हो जाती है। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, इसका फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके चेहरे के हाव भाव से बहुत जुड़ाव है। अगर चेहरे के हाव भाव को बिल्कुल प्लेन कर लें, कोई भाव ही नहीं आ रहा, तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा आपका भाषण, आपकी स्पीच में किसी को मजा नहीं आने वाला। कोशिश करिए आपके चेहरे के भाव आपकी बात के अनुसार बदलें। और ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से। आपको बताया ना, पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही स्टेज पे कदम रखना है। जेस्चर्स, इशारे। हम कई तरह के इशारे करते हैं लोगों को। कभी हाथ खड़ा करने के लिए बोलते हैं, कभी ऐसे पॉइंट आउट करते हैं सामने वाले को, आप कैसे, आपको समझ में आ रहा है, आपको आवाज आ रही है। तो ये सारे जो इशारे हैं, ये बड़े सभ्य होने चाहिए। और उचित समय पे उचित जेस्चर, इशारा अगर आप कर रहे हैं तो मान के चलें आप सही डायरेक्शन में हैं, लोग आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। फिर आते हैं पोस्चर्स। ये बड़ी खास बात है। आसन जिसको हम कह सकते हैं, खड़े रहने का जो आपका तरीका है। आमतौर पे भाषण खड़े रह के दिया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे डिस्कशन, पैनल डिस्कशन होते हैं जिसमें लोग बैठ के भी बात करते हैं, सामने जो जनता होती है, जो दर्शक होते हैं उनसे। लेकिन आमतौर पर खड़े रह के बात की जाती है। अब इधर मेरी तरफ देखिए, आपने जरूर गौर किया होगा कि कुछ लोग ना ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, सारे टाइम बात करते रहेंगे स्टेज से, माइक हाथ में है या माइक लगा हुआ है ऐसे यहां पे हेड माइक, और लगातार चल रहे हैं जैसे वो शेर टहलता है एक पिंजरे में। आपने कभी शेर को देखा हो तो वो इधर जाएगा, फिर स्टेज से इधर आएगा, रुकेगा ही नहीं। मैं इस चीज को ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि इससे सामने वाले को आपको लगातार नोटिस करने में, ऐसे ऐसे जो दर्शक है वो भी कभी इधर देख रहा है, फिर इधर देख रहा है, फिर आप इधर चले गए स्टेज पे, उसको आपको नोटिस करने में समस्या होती है। वो आप पर फोकस नहीं कर पाता, तो फिर वो आपकी बात को उतने ध्यान से नहीं सुन पाता। कभी कभी ऐसा भी मैंने वो लोग देखे हैं जो पब्लिक स्पीकर हैं, लेकिन वो ऐसे एक कदम आगे जाएंगे, एक कदम पीछे जाएंगे, फिर बात करते रहेंगे, हिलते रहेंगे अपनी जगह से, आगे जाएंगे। मैं बोलता हूं जो पहले वाला था, जो ऐसे ऐसे चल रहा था, उसको तो मैं बोलता हूं उसका जो पोजीशन है वो, या उसकी जो वॉक है, वो एक शेर के जैसी वॉक है। अब शेर की वॉक मतलब आपको लग रहा है आप कॉन्फिडेंट है, लेकिन सामने वाला आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। और ये वाली जो वॉक है, इसको मैं बोलता हूं एलिफेंट वॉक। एलिफेंट वॉक मतलब जब हाथी को एक पैर से जंजीर के साथ बांध दिया जाता है तो वो एक कदम आगे जाता है, थोड़ा सा पीछे हिलता है, बस वो अपनी जगह से ऐसे हिलता रहता है। ये जेस्चर जो है, मतलब जो आसन है आपका, पोजीशन जो है, ये भी कोई खास अच्छी बात नहीं है। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम नजर आता है। तो करना क्या चाहिए? आपका आसन कैसा होना चाहिए? अब इतने सारे लोग बैठे हैं तो आप स्टेज पे थोड़ा चल के इधर जाइए और इस जगह पे जाके रुक जाइए। थोड़ी देर तक ऐसे आई फनल बनाइए, एक ऐसा कोन बनाइए जिसमें इधर के लोगों को आप लगातार देख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मूव करके इधर चले जाइए स्टेज के दूसरी तरफ, और फिर इस तरीके से लोगों को देखिए। तो आपका आई कांटेक्ट भी होगा, आपने इधर वाले दर्शकों को भी संबोधित कर लिया, फिर आप इधर चले गए, फिर आपने इधर वाले दर्शकों को संबोधित कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद बीच में आ गए और बीच में आके सबको संबोधित कर लिया। किसी भी पोजीशन पे थोड़ी देर जाके रुकिए और उसके अनुसार आपकी आई फनल, मतलब देखने का जो कोण है, वो बनाइए। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो स्टेज पर खड़े होके। मैं बात करने वाला हूं हैंड मूवमेंट्स की। हैंड मूवमेंट्स, जैसा मैं आप बताते वक्त मेरे हाथ आपने देखे, कोई भी बात होती है तो मैं आपको प्रॉपर हैंड मूवमेंट्स, अपने हाथों को हिला के किस तरीके से, कोई बात सबका यस चाहिए तो यस बोलिए, समझ में आया? तो इस तरीके से आपके हैंड मूवमेंट्स जो हैं वो आपकी बात को रखने में सहायक होते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और खास बात, टोन ऑफ वॉइस। कोई गंभीर बात हो रही है तो आपकी वॉइस जो है, आपकी आवाज जो है, उसका सुर जो है वो गंभीर होना चाहिए, आवाज गंभीरता से निकले। कोई मस्ती मजाक की बात चल रही है तो वो थोड़ा इस अंदाज में निकलनी चाहिए कि लोगों के थोड़ी सी हंसी छूट जाए। तो कोशिश करिए कि आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को भी आप पहचान सकें और उस पर विशेष तौर पे प्रैक्टिस करिए।